मेरा नाम है विधि त्रिपाठी और मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी अजमेर में बीए बीएड थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस पर आने से पहले मैं यहाँ पर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम स्कॉलर्स की बात सुनने आए हैं। इसके साथ साथ मैं हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर और जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड। हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की खिड़की से भारतीय समाज। एक ऐसा टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ जिस पर बहुत लोगों ने बात कर तो ली है पर नहीं भी की है या बहुत अलग अलग मुद्दों पर की है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम सब ने कभी सुना नहीं है, सुना है लेकिन इसकी गहराइयों में ज्यादातर बार हम नहीं उतर पाए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज हम इसकी गहराइयों में भी उतरे और इसका एक ओवरऑल व्यू भी लिए। इस टॉपिक को आप सबके समक्ष लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं आप सबको ये बता पाऊं कि हिंदी एक भाषा की तरह किस तरीके से अपने साथ सामाजिक आंदोलन लेकर के आई, भारत में किस तरीके से वो भारत की संस्कृति को लेकर के चलती है, भारत के समाज को लेकर के चलती है और इसके साथ साथ जो हाशिए पर रखा हुआ वर्ग है हमारे भारत में, उन सबको आवाज देने का काम हिंदी साहित्य करता है। इसी मैं आज इस टॉपिक की शुरुआत चाहूंगी जिसमें सबसे पहले तो कि हिंदी साहित्य का छोटा सा इतिहास कैसा रहा है। हम 4 कालखंडों में जो हिंदी का इतिहास विभाजित है वो देखेंगे, उसमें जो अलग अलग रचनाएं हुई हैं ये हम देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उन रचनाओं में किस तरीके से भारतीय समाज का तत्व देखने के लिए मिलता है। आखिर में एक स्पेशल पॉइंट ऑफ फोकस हमारा होगा दलित साहित्य पर कि हाशिए पर रखे हुए समाज को हिंदी साहित्य ने एक ऐसी आवाज दी, एक ऐसी आवाज जो न केवल जिस भाषा में वो बोल पा रहे थे बल्कि एक ऐसी आवाज जो एक ऐसी भाषा जो ज्यादातर लोगों को समझ में भी आ रही थी। मैं शुरुआत करना चाहूंगी आप सबके सामने है कुछ पंक्तियां मैं पढ़ के सुनाऊंगी। जमाने के दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप इससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं, मेरी तहरीर में कोई नक्स नहीं। जिस नक्श को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निजाम का नक्श है। और ये पंक्तियां हैं सादत हसन मंटो जी की, जिन पर एक बहुचर्चित फिल्म भी बनी मंटो नाम से, उसमें भी ये पंक्तियां डायलॉग के तौर पर इस्तेमाल की गई। और इन पंक्तियों से हमें हमारे आज के टॉपिक के बारे में एक सीधा ओवरव्यू मिलता है कि साहित्य हमेशा से ही समाज का दर्पण रहा है और साहित्य में हमेशा से ही समाज की बात की गई है। हिंदी साहित्य में कैसे की, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आप सबके सामने प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का एक छोटा सा इतिहास। हिंदी साहित्य आप सबको पता है कि 4 कालखंडों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हम एक एक करके इन चारों कालों के भीतर जाएंगे, इनकी रचनाएं देखेंगे और उन रचनाओं में कहाँ सामाजिक तत्व आता है इसके विषय में जानकारी लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम आदिकाल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक रहा। इसे वीर गाथा काल भी बोलते हैं और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो भी रचनाएं हुई उसमें वीरता का तथ्य ज्यादा प्रमाणित हुआ। ये वो रचनाएं थी जो कि राजाओं, महाराजाओं और सामंतों पर लिखी गई और उन्हीं के वीरता के बारे में उसका बखान इसमें किया गया। इसमें वीर गाथात्मक काव्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई जिससे हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम इस वक्त की भाषा के बारे में बात करें तो ये वो भाषा, ये वैसी हिंदी भाषा खड़ी बोली नहीं है जैसी आज के समय में जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। उस वक्त हिंदी भाषा के अपभ्रंश रूप का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। और ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो ये वो समय था जब भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, भीतरी समस्याएं थी और राजनैतिक रूप से ये एक अस्थिर समय रहा भारत के लिए। लेकिन फिर भी इसकी रचनाओं में हमें मिलता है
राजा वर्ग के बारे में कुछ जानकारी। हमें पता चलता है कि उस वक्त की समाज की जाति व्यवस्था क्या थी, राजाओं और सामंतों की भूमिका क्या थी, और सांस्कृतिक जीवन का दर्शन हमें देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ इसमें जो धार्मिक साहित्य हुए, जैसे कि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ संप्रदाय, इन सब के माध्यम से हमें उस वक्त के संसार में फैले हुए ढोंग और आडंबर का चित्रण मिलता है। क्योंकि इन सारे संप्रदायों ने अपनी रचनाओं में उस वक्त के समाज में जो भी ढोंग या आडंबर फैला हुआ था, उसके बारे में लिखा। इसकी प्रमुख रचनाओं से आप सब वाकिफ होंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और परमल रासो। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगी इसमें अमीर खुसरो के काव्य की। अमीर खुसरो के काव्य में भारत का चित्रण बहुत सुंदर तरीके से मिलता है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है, यानी हिंद का तोता, यानी एक ऐसी शख्सियत जो कि हिंदुस्तान के बारे में लिखती थी और हिंदुस्तान के समाज के बारे में लिखती थी। अमीर खुसरो लिखते हैं कि ये देश भाषाओं के विविध रंगों से सजा हुआ है, यहाँ हर कोस पर भाषा बदल जाती है। इसके साथ साथ वो भारत के बारे में लिखते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तानी खुद ज्ञानवान है, बल्कि वे दूसरों को भी ज्ञान देते हैं। हमें पता चलता है कि उस वक्त भारत में जो ज्ञान परंपरा थी वो कैसे थी। एनईपी 2020 में हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। उसी नॉलेज सिस्टम का एक छोटा सा अंश हमें अमीर खुसरो के काव्य में मिलता है। इसके बाद आप अगर लास्ट लाइन देखेंगे, जिसमें अमीर खुसरो लिखते हैं, खुसरवा दर इश्क बाजी कमजा हिंदू अस्माबाश कस्बराए मुर्दामी सोजत जाने ख्वेशरा। अमीर खुसरो इसमें ये बताते हैं कि इसमें वो हिंदुस्तानी औरतों के प्रेम को जाहिर करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रेम करना है तो हिंदुस्तान की औरतों की तरह करो, जो अपने पति के मर जाने पर उसी के साथ मुर्दा बन जाती है। इससे हमें दो बातें पता चलती है। पहला तो ये कि उन्होंने हिंदुस्तानी औरतों और उनके प्रेम के बारे में प्रशंसा की है। लेकिन दूसरी बात हमें पता चलती है कि उस वक्त के समाज में सती प्रथा कितनी व्याप्त थी। ये तो बात हुई अमीर खुसरो के काव्य में भारत का चित्रण। रीतिकाल में क्योंकि ज्यादातर जितनी भी रचनाएं हुई उसमें राजाओं, सामंतों और उन्हीं के बारे में लिखा गया, इसलिए सामाजिक अंश थोड़ा कम मिलता है। अमीर खुसरो के काव्य में था, और वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे भक्ति काल की। भक्ति काल 1375 से 1700 तक माना जाता है। भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, और ये भारतीय इतिहास के उस कालखंड में पड़ता है जिस समय भारत में धार्मिक विविधताओं के साथ साथ अंधभक्ति और पाखंड फैल गया था। आप देखेंगे कि ये वो भारत है जब भारत में कई सारे धर्म, जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म आ चुके हैं, और उनमें जितने भी ढोंग आडंबर थे उनका सारे कवियों ने मिल करके जैसा भी प्रतिशोध किया वो उस वक्त की रचनाओं में मिलता है। ऐसे में तत्कालीन हिंदी साहित्य में सभी आडंबरों को उजागर करके धार्मिक समन्वय की नींव देखने के लिए मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि जातिगत भेदभाव के बारे में लिखा गया, नारी विमर्श के बारे में लिखा, धार्मिक आंदोलनों के बारे में लिखा गया। भक्तिकाल के प्रमुख रचनाकार आप सबके समक्ष है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, मालिक मोहम्मद जायसी आदि। मैं कबीरदास के माध्यम से उस वक्त के समाज की एक छोटी सी छवि आप सबके सामने उकेरना चाहूंगी। पहली बात, जो कबीरदास अपने दोहे में हमेशा से ही समाज को अपने साथ लेकर के चले। कबीर क्योंकि उसी समाज का हिस्सा थे, और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो समाज से उठा करके कहा और समाज के लिए कहा। जैसे उस वक्त जितनी भी धार्मिक अवधारणाएं लोगों में थी, हिंदू मुस्लिम संघर्ष जो चल रहा था, उसके बारे में कबीरदास कहते हैं, काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठा कबीरा जीम। यानी कि इसमें कबीरदास बताते हैं कि इस समाज के लिए धार्मिक समन्वय कितना जरूरी है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि यदि हम धार्मिक समन्वय की नींव रखते हैं, यदि हम एक दूसरे के धर्म को समझते हैं, तो हिंदुओं का धार्मिक स्थल काशी भी काबा के समान हो सकता है और राम रहीम के समान हो सकता है, और इन दोनों में कोई खास अंतर हमें देखने के लिए मिलेगा नहीं। उसके बाद कबीरदास जाति व्यवस्था पर भी एक गहरा प्रहार करते हैं और कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।
इसमें कबीरदास जी जातिगत व्यवस्था पर तो प्रहार करते हैं, इसके साथ साथ वो भारत में ज्ञान की महत्ता को भी दर्शाते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसा धार्मिक आडंबर हमारे संसार में, हमारे उस वक्त के तत्कालीन भारतीय समाज में फैला हुआ है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये वो समय है जब सारे लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा था, लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर मर रहे थे, मार रहे थे। उस वक्त कबीरदास कहते हैं कि हमें इस वक्त किसी चीज की जरूरत है, तो वो प्रेम की है। प्रेम का अगर ढाई अक्षर कोई पढ़ लेता है तो वही इस वक्त पंडित है और वही इस वक्त ज्ञानवान है। इसके साथ साथ जानवरों के प्रति भी कबीरदास एक नई चेतना लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। यानी लोग मिट्टी का नाग बना करके पूजा तो करते हैं, लेकिन जब अपने ही घर में कोई जिंदा नाग निकल आता है तो उसे लाठी लेकर के मारने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कबीरदास जी ना केवल ढोंग और आडंबरों पर प्रहार कर रहे थे, बल्कि वो ये भी बता रहे थे कि हमें जानवरों के प्रति भी, जो जो मूक जानवर है उनके प्रति भी एक प्रेम वाला व्यवहार रखना चाहिए। इसके साथ साथ वो जैसे बोलते हैं कि जीवित बाप कोई ना पूजे, मरे बात पुजवाए। कबीरदास तो यही कहे सतगुरु से मिलवाए, कि जीवित बाप कोई नहीं पूछता है और मरने के बाद उनको पूजा जाता है। उस वक्त के समाज में जो नैतिकता घटती जा रही थी, उसका एक सटीक चित्रण हमें कबीरदास की बतकही में मिलती है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस तरीके से उस वक्त के संसार में धार्मिक आडंबर फैला हुआ था। ये तो बात हुई कबीरदास की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, उसमें भी हमें सामाजिक अंश देखने के लिए मिलता है। और हमें कैसे मिलता है? तो पद्मावत में भारतीय समाज और इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण वंश राजपूतों के गौरव और मर्यादा का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण करता है। इस इस पूरी रचना में राजा रतन सेन को एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि एक ऐसा शासक जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी कि उस वक्त के समाज में जो अनैतिकता फैल रही थी, उस अनैतिकता में एक आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए मालिक मोहम्मद जायसी ने राजा रतन सेन को एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ रानी पद्मावती को एक आदर्श पत्नी और कुल वधू के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनमें न केवल शारीरिक आकर्षण है बल्कि आध्यात्मिक और दैवीय गुण भी है। ये बताता है कि उस वक्त के संसार में, उस वक्त के भारतीय समाज में सुंदरता केवल शारीरिक रूप से नहीं गिनी जाती थी, उसमें आध्यात्मिक और दैवीय गुणों को भी गिना जाता था। इसके साथ साथ जब पद्मावती के जौहर की बात आती है तो हमें पता चलता है कि तत्कालीन समाज के रीति रिवाजों में जौहर भी शामिल था। तत्कालीन समाज में जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष है वो भी हमें पद्मावत के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद सबसे ज्यादा बहुचर्चित जो लेखक रहे हैं, भक्ति काल के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताना चाहूंगी। उन्होंने लिखा कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब, काहू की बेटी बिगाड़ न सो। ये लिख करके गोस्वामी तुलसीदास ने सीधा प्रहार किया उस वक्त की जाति व्यवस्था पर। उन्होंने कहा कि चाहे आप मुझे धूत कहिए, अवधूत कहिए, राजपूत कहिए, जुलाहा कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मैं विवाह के ही माध्यम से क्यों ना सही, पर ये जो जातिगत व्यवस्था का जो पूरा सिस्टम बना है, मैं इसमें किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। इसके बाद वो जाति पर ही एक और लिखते हैं कि तुम हम सखा भरत संभाई, कबहू न मनिहउ मोहि बिहाई। ये रामचरितमानस का अंश है और इसमें श्री राम केवटराज निषाद को ये पंक्तियां बोलते हैं कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्यारे हो। ये एक ऐसी स्टेटमेंट पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, ये समाज में ये बताने के लिए था कि जातिगत व्यवस्था से भी बड़ा होता है लोगों का प्रेम, और हमें जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ करके उनके प्रेम और उनके मानवीय गुणों को देखना चाहिए। यहाँ से बात खत्म होती है भक्ति काल की, जिसमें हमने देखा कबीरदास, मालिक मोहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास। अब मैं बात करना चाहूंगी रीतिकाल की। रीतिकाल 1700 से 1900 तक रहा।
जैसा कि हमने देखा इसके पहले भक्ति काल में ज्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत अवधी में लिखी, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिखी। रीतिकाल में हम देखते हैं कि ब्रज भाषा की प्रधानता रही और ब्रज भाषा का एक परिष्कृत साहित्यिक रूप इस काल में अपने चरम पर था। रीतिकाल नॉर्म्स और रेगुलेशंस पर चलने वाला काल रहा और इसमें दरबारी समाज, विलासिता, ऐश्वर्य, श्रृंगारिक प्रवृत्तियां और मनोरंजन की प्रधानता का चित्रण मिलता है। लेकिन रीतिकाल में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो है कि इसमें नारी का चित्रण कैसा हुआ। रीतिकाल में नारी का भोग रूप में चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। नारी मुख्य रूप से नायक की उपयोग की वस्तु समझी जाती है, उसे श्रृंगारिक वर्णन का माध्यम समझा जाता है और नारी के सौंदर्य का नख-शिख वर्णन बहुत विस्तृत और कभी-कभी अश्लीलता की सीमा तक पहुंच जाता है रीतिकाल में। लेकिन केवल नारी का केवल अश्लील रूप में चित्रण नहीं हुआ। हम देखेंगे कि घनानंद एक रचनाकार थे और उन्होंने अपनी एक नायिका थी उनकी सुजान, उसका चित्रण वो थोड़ा भिन्न तरीके से करते हैं। सुजान के बारे में घनानंद लिखते हैं कि सुजान एक लौकिक प्रेमिका होने के बावजूद उनके काव्य में उसका चित्रण एक स्वच्छंद प्रेम, त्याग और विरह की गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रेम शारीरिक से अधिक भावनात्मक और आत्मिक हो जाता है और नारी केवल सौंदर्य की वस्तु न रहकर हृदय की अनुभूति केंद्र बन जाती है। इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त के समाज में नारियों को लेकर के कैसा कैसा आउटलुक था, कैसी मानसिकता थी। क्योंकि नारियों का दोनों प्रकार से चित्रण मिल रहा है तो हमें पता चलता है कि उस वक्त के समाज में दोनों ही प्रकार की मानसिकताएं व्याप्त थी। रीतिकाल में क्योंकि नारी विमर्श ही ज्यादा रहा, नारियों के बारे में लिखा गया, तो रीतिकाल के बारे में थोड़ा सा ही मैंने डिस्कस किया। अब मैं बात करूंगी आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का वो काल है जिनकी रचनाओं से हम सब अवगत हैं। ज्यादातर जितनी भी रचनाएं हमने अभी तक पढ़ी होंगी वो सब ऐसा मुमकिन है कि आधुनिक काल की ही पढ़ी हो आप सबने। 1900 से ये आरंभ होता है और एक बार हम देखें कि इसमें किस तरीके के थीम्स पर लिखा जा रहा था। इसमें सामाजिक यथार्थवाद था। अभी तक जो साहित्य में आदर्शवाद चल रहा था उसको हटा करके अब साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद आया, यानी रियलिज्म। समाज जैसा है उसे वैसा ही प्रस्तुत किया जा रहा था। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कुछ रचनाकारों ने ऐसी रचनाएं की कि उन्होंने कागज पर लिखा नहीं, ऐसा लगता है उन्होंने थूक दिया, क्योंकि समाज ही ऐसा था उस वक्त का, जैसा था उसे वैसा ही प्रस्तुत कर रहे थे। उस वक्त की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना मिलती है, स्वतंत्रता संग्राम और पराधीनता की पीड़ा मिलती है, क्योंकि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी समय था। हमें भारत में स्वतंत्रता के बाद कैसा समाज बना इसका भी चित्रण मिलता है। भारतीय संस्कृति का गौरव, क्षेत्रीय और ग्रामीण जीवन का चित्रण। इसके साथ साथ है इसमें नारी चेतना और सशक्तिकरण, दलित विमर्श और हाशिए पर रखे हुए समाज का चित्रण, शहरीकरण और महानगरीय जीवन की जटिलताएं। अब भारत आजाद तो हो गया पर इसके बाद भारत में नए शहर आने लगे और इन शहरों का जब शहरीकरण हुआ और लोग महानगरीय जीवन जीने लगे तो उनके अंदर नई समस्याएं आने लगी। ये जो नई समस्याएं थी, ये जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स थी, वो थी अकेलापन, उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म, यांत्रिकता और मानवीय संबंधों में आए बदलाव। लोग गांव से उठ करके शहर आ रहे थे, गांव में लोग एक साथ रहा करते थे, लेकिन शहर में आकर के ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिखा लोगों को। तो उन्हें दिखा कि मानवीय संबंधों में जो बदलाव आ रहे हैं, इसके बारे में कई सारे कवियों ने लिखा, जैसे अज्ञे ने, जैनेन्द्र ने, इलाचंद्र जोशी ने। इसके साथ साथ हमें वर्ग संघर्ष मिलता है यानी क्लास स्ट्रगल, और मनोवैज्ञानिक समस्याएं और व्यक्तिगत समस्याओं का भी चित्रण हमें मिलता है। आधुनिक काल की कुछ ऐसी कालजयी रचनाएं मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ जिससे हमें तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में एकदम सटीक चित्रण मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेमचंद की। कहते हैं कि जिन्होंने प्रेमचंद नहीं पढ़ा उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं पढ़ा, क्योंकि प्रेमचंद ने सीधा सीधा हिंदुस्तान लिख दिया है अपनी सारी रचनाओं में। प्रेमचंद का गोदान, रंगभूमि, निर्मला, फूस की रात, नमक का दारोगा, ये सब ऐसे क्लासिक वर्क्स हैं हिंदी लिटरेचर के जिसमें समाज की झलक हमें बहुत
ऐसा लगता है कि समाज को किसी ने ज़ूम करके भारत के एकदम कोनों में जा करके, भारत के गाँवों से उठा करके सीधे वहाँ के समाज का चित्रण किया है। रंगभूमि कहानी है सूरदास की। रंगभूमि का प्रोटैगनिस्ट है सूरदास, जो कि एक अंधा भिखारी है, और उसका संघर्ष चलता है कि वो किस तरीके से अपनी ज़मीन वहाँ सामंतवादों से वापस ले, क्योंकि वो उसकी पुश्तैनी ज़मीन रही। तो रंगभूमि में केवल ये संघर्ष नहीं दिखाया, उसमें भारत में कैसी पॉलिटिक्स चल रही थी, भारत में क्या राजनीति थी और गरीब तबके को क्या-क्या सहना पड़ रहा था, इन सब का चित्रण मिलता है। निर्मला में सर्वाधिक नारी विमर्श हमें देखने के लिए मिलता है। पूस की रात, नमक का दारोगा, ये सब भारत में व्याप्त गरीबी का चित्रण कराता है। इसके बाद जैसे महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी। महादेवी वर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है जब भी हम हिंदी साहित्य में नारी विमर्श की बात करते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ में उन्होंने भले ही अपना एक्सपीरियंस लिखा, लेकिन उसके माध्यम से उस वक्त की सारी नारियों को आवाज देने का काम किया महादेवी वर्मा ने। फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा मैला आंचल। मैला आंचल को हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। आंचलिक शब्द आता है अंचल से। अंचल का मतलब होता है कोई क्षेत्र, यानी एक रीजन। तो ये एक आंचलिक उपन्यास है, यानी एक पर्टिकुलर रीजन, वहां के कल्चर और वहां के रीति रिवाज, उसके बारे में जानकारी देता है। सबसे पहली बात तो ये कि उसमें मिथिलांचल की जो स्थानीय भाषा है, उसका प्रयोग किया गया है। आप जब भी महिला आंचल का पहला पन्ना भी अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ तो ऐसा लिखा है जो कि वहाँ की भाषा में है, और इसलिए हमें वहाँ के लोगों के बारे में एक बेहतर जानकारी मिलती है। इसमें सामाजिक आंचलिक रीति-रिवाज के बारे में पता चलता है। उस वक़्त फैले अराजकता, अशिक्षा, भुखमरी, भ्रष्टाचार और आज़ादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम का भारत के गांवों पर कैसा असर पड़ा, ये पता चलता है। इसके साथ साथ गांधीवाद, समाजवाद, सामंतवाद, कांग्रेस की राजनीति का ग्रामीण स्तर पर पड़ते हुए प्रभाव हमें पता चलता है मैला आंचल के द्वारा। तो मैला आंचल केवल एक उपन्यास नहीं है, ये एक सामाजिक दस्तावेज है स्वतंत्रता के बाद वाले हिंदुस्तान का। ऐसे ही अमृता प्रीतम ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है पिंजर, जिस पर बाद में 2003 में एक फिल्म भी मिली और उसको नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। पिंजर कहानी है एक लड़की पूरो की। पूरो न केवल एक लड़की की कहानी है, बल्कि विभाजन और महिलाओं की त्रासदी को लेकर के उस वक्त की सारी महिलाओं की कहानी है। पूरो का विवाह हो जाता है, फिर पूरो का एक मुसलमान लड़के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वो वहां से तो छूट करके आ जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसके घर वाले उसे नहीं अपनाते हैं और उसका त्याग कर देते हैं। और इतना कम नहीं था कि इसके बाद भारत का विभाजन हो जाता है। किस तरीके से पूरो और उसके साथ की औरतें विभाजन वाले इस समाज में एडजस्ट कर रही थी या क्या-क्या सह रही थी, उन सारे स्ट्रगल्स को पिंजर में दिखाया गया है। और मैं बात करना चाहूंगी, विभाजन की बात हो रही है तो विभाजन पर जो कुछ कालजयी रचनाएं हुई हैं, जैसे भीष्म साहनी की तमस, यशपाल जी का झूठा सच और राही मासूम रजा का आधा गांव, ये विभाजन की त्रासदी का एकदम सटीक वर्णन करते हैं। मुझे याद है जब मैंने तमस पढ़ी थी, तो मैं रात को तमस पढ़ के सोती थी और उसी के सपने मुझे आते थे। और मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भीष्म साहनी ने ऐसा चित्र उकेरा है उसमें कि ऐसा लगता है कि आप स्वयं विभाजन की त्रासदी अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जैसा मैंने बोला था कि आज हम दलित साहित्य पर एक स्पेशल फोकस करेंगे, तो जब भी दलित साहित्य की बात आती है तो हिंदी में दलित साहित्य के विकास की दृष्टि से 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके पहले भी लोग लिख रहे थे, हम देखते हैं, लेकिन खासकर दलितों के जीवन पर पर्सनलाइज्ड राइटिंग्स नहीं हो रही थी, और ये जो पर्सनलाइज्ड राइटिंग्स हैं, ये आधुनिक काल में ही सामने आती हैं। दलित शब्द का अर्थ होता है जिसका दमन या दलन हुआ हो, और डॉक्टर अंबेडकर और उनके संघर्षशील आंदोलनों की बदौलत है कि हाशिए पर रखे हुए समाज को न केवल समाज में आवाज मिली, बल्कि इसके कारण दलित साहित्य का विकास भी संभव हो पाया। तो दलित साहित्य के अंतर्गत दलितों ने कई सारी रचनाएं की, दलित रचनाकारों ने कई सारी रचनाएं की, जैसे उन्होंने दलित आत्मकथाएं लिखी, दलित कविताएं लिखी और दलित कहानियां लिखी।
ऐसी ही एक आत्मकथा के कुछ अंश आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। जूठन, जो कि लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां आती हैं जो मैं चाहती थी कि आप सब देखें और पता चले कि उन्होंने उस वक्त दलितों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा था, ये बहुत सटीक तरीके से दिखाते हैं। दलितों में गरीबी और बेकारी के कारण झूठन लेने की परंपरा समाज में व्याप्त थी। सवर्णों के घरों में बारात की झूठी पत्तलों को इकट्ठा करके उसमें जो झूठन मिलती थी, उसे सुखाकर कई दिनों तक खाया जाता था। ये ऐसी लाइनें हैं जिसे सुनकर के इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है, लेकिन ये उस वक्त हो। ये हुए झूठन के कुछ अंश। इसके बाद कुछ और जैसे दलित कवि रहे, जैसे हीरा डोम और बिहारी लाल हरित की भी कविताओं के कुछ अंश आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मैं एक बात करना चाहूंगी यहाँ पर, जो अदम गोंडवी की बहुत बहुचर्चित रचना है चमारों की गली, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सबके सामने बताना चाहूंगी कि आप इसको एक बार पढ़िए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा में, इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। सरयू पार की जो मोनालिसा है, ये इस पूरी कविता की हीरोइन है। हरखुआ की बेटी है ये, इसका नाम है कृष्णा, और किसी बड़ी जाति के लड़के द्वारा इसका बलात्कार कर दिया जाता है। इसी पर ये पूरी कविता बेस्ड है। और इस कविता के लास्ट पे जो लाइन आती है, जो अदम गोंडवी जी लिखते हैं कि बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, ये ये पूरी कविता एक दस्तावेज की तरह है, दलित संघर्ष जो भारत में रहा है उसको समझने के लिए। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप एक बार ये कविता जरूर पढ़िएगा, चमारों की गली, जो कि अदम गोंडवी ने लिखा है। इसके साथ मैं अपना आज की ये जो वार्तालाप है, इसको विराम देना चाहूंगी, पर इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य का भविष्य और कैसा रहेगा। तो हिंदी अभी भी हमारी भाषा है, हम सब हिंदी में बात करते हैं, हम चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएं, हम हिंदी से आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ ऐसे पूरक रहे हैं जिन्होंने हिंदी को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में कार्य किया है, जैसे कि डिजिटल क्रांति और पहुंच में विस्तार, ई ई बुक्स, ऑडियो बॉक्स, ब्लॉग्स, वेब पोर्टल, इन सब का योगदान रहा है हिंदी को आगे बढ़ाने में और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने में। इसके साथ साथ सोशल मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे याद है कि हाल ही में बीच में एक रील बहुत वायरल हुई थी, जो कि गुनाहों का देवता का किसी ने वो किया था, मंचन किया था, और उसके बाद एक लहर सी उठ गई थी कि हर जगह लोग गुनाहों का देवता की बात कर रहे थे। मेरे खुद के हॉस्टल में मैंने देखा कि हर दूसरे इंसान के हाथ में धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता किताब थी। और मुझे अच्छा लगा देख कर कि सोशल मीडिया का एक सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा था साहित्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब हिंदी साहित्य में केवल समाज के बारे में नहीं लिख रहे हैं, बल्कि और भी कई सारी बातें हैं, जैसे अब अलगाव की भूमिका के बारे में लिख रहे हैं, पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं, एलजीबीटीक्यू और युवा वर्ग की आकांक्षाओं के बारे में अब नए थीम्स हिंदी साहित्य में आने लगे हैं। अनुवाद की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि हिंदी में जितनी भी रचनाएं हुई, अब उनका कई सारी वैश्विक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, जिससे ये ग्लोबल लेवल पर जा पा रही है। जैसे हाल ही में गीतांजलि श्री को जो रेत समाधि, टूम्ब ऑफ सैंड के लिए बुकर प्राइज मिला, ये इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके साथ साथ मैं जो हिंदी साहित्य के हम रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, मैं फिर से एयर मार्शल ए के भारती जी को ही कोट करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर का जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तो उन्होंने हिंदी साहित्य रामचरितमानस से पंक्तियां उठाई थी। उन्होंने बोला था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हुई न प्रीत। ये हिंदी साहित्य का क्या रेलेवेंस है आज के टाइम में, ये मैं इसके माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। कुछ चुनौतियां हैं, जैसे क्योंकि अब बहुत सारे लेखक आ गए हैं, तो गुणवत्ता बनाम मात्रा, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का जो संघर्ष है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब ये हमारा काम है कि हम किस तरीके से इसको लेते हैं और हम क्वालिटी कंटेंट को आगे बढ़ाएं।
एआई का भी प्रभाव हमें हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो जीवन संघर्ष हम लोग ने देखा या जो जिन्हीं लेखकों और रचनाकारों ने देखा, जाहिर है वो जीवन संघर्ष एआई ने नहीं देखा है, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल है। इसलिए उनके द्वारा अगर कोई रचनाएं की जा रही है तो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, इस पर एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वार्तालाप खत्म करना चाहूंगी इस कोट के साथ, द डिक्लाइन ऑफ लिटरेचर इंडिकेट्स द डिक्लाइन ऑफ अ नेशन। और यही मेरे आज की टॉक का उद्देश्य था, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि अगर हमें किसी तरीके से हमारे देश और हमारी संस्कृति को बचाना है तो हमें शुरुआत हमारे साहित्य से करनी पड़ेगी, क्योंकि साहित्य महज एक कल्पना नहीं है, मिथ्या नहीं है। उसमें हमेशा से समाज को आवाज मिली है, और सामाजिक आंदोलन लाने के लिए हिंदी साहित्य एक उत्प्रेरक की तरह काम आया है। इसीलिए हमें इस साहित्य को बचाने की जरूरत है और इसे आगे की पीढ़ी तक ले जाने की जरूरत है। आशा करती हूँ कि आज की टॉक के बाद आपका इंटरेस्ट होगा तो और ज्यादा बढ़ गया होगा, नहीं होगा तो फिर चालू हो गया होगा। पर धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। धन्यवाद विधि। समाज और साहित्य का जो एक गहरा संबंध है उसको बहुत ही प्रभावित तरीके से आपने दिखाया, और आपने आदिकाल से आधुनिक काल तक हिंदी साहित्य का जो विकास है उसको भी मतलब बहुत ही प्रभावी तरीके से दिखाया। और हमें एक चीज देखने को मिलती है कि किस तरीके से पहले का जो साहित्य था उसका उद्देश्य क्या था और बाद में जो साहित्य आया उसके उद्देश्य क्या था। क्योंकि माना जाता है कि पहले का जो साहित्य था उसका मतलब मेन उद्देश्य था कि भाषा को सक्षम बनाना है, भाषा का निर्माण करना है। क्योंकि भाषा जब तक अपना स्थायी रूप प्राप्त नहीं करेगी तब तक उसमें जो कॉम्प्लेक्स हमारे इमोशंस है, भाव है, जो विचार है, उनको व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है। तो इस विकास में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है और उसका भी आपने बहुत ही खूबसूरती से जिक्र किया। जैसे कि पहले बहुत ही छोटी छोटी जो रचनाएं थी, जैसे कि वीर गाथा काल हो गया, उसमें भी साहित्य बहुत ही मतलब लिमिटेड था। लेकिन जैसे जैसे भाषा सक्षम बनती गई तो वो अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सपांड करते जाता है। और आपने फिर प्रेमचंद जी की बात की, जिन्हें कि हिंदी साहित्य का जादूकार कहा जाता है, कलम का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भी साहित्य को जीवन की आलोचना माना है। वो कहते हैं कि साहित्य जीवन की सच्चाइयों का दर्पण होना चाहिए। फिर आप उसे किसी भी चौकट में रखें, चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे निबंध के रूप में हो, चाहे काव्य के रूप में हो। फिर आपने दलित साहित्य की बात की, उसमें भी हम देखते हैं कि आजकल मतलब लोगों का होता है लिटरेचर को लेके जो माइंडसेट होता है बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण होता है। लेकिन जो आज का साहित्य है वो जीवन की जो समस्या है उन पे भी बहुत विचार करता है, उनको हल करने के ऊपर भी बात करता है। और आज का जो साहित्य है उसे प्रेरणा स्फूर्ति के लिए अद्भुत घटना या फिर किसी अनुप्रास की आवश्यकता नहीं होती। आज का साहित्य जो है वो जीवन की सच्चाइयों के ऊपर ऐसे प्रश्न खड़े कर सकता है जो समाज को बहुत ही प्रभावित कर सकते हैं। तो साहित्य को लेके जो एक संकुचित दृष्टिकोण था उसको भी आपने अपने टॉक के थ्रू तोड़ने का काम किया। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके टॉक के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आगे चलते हुए हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है उनसे जानेंगे कि उनको आपका टॉक कैसा लगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपका जीएसटीएस के साथ जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। मेरा जीएसटीएस के साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मैं काफी टाइम से इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, और इसके पहले वाली टॉक्स भी मैंने सुनी है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है स्कॉलर्स को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम सबके पास विचार होते हैं लेकिन उसे बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो जीएसटीएस मुझे लगता है एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म हम सबको प्रोवाइड कर पा रहा है। तो मैं I really again I would like to extend all my gratitude to them. Something about pre-meets.
Pre-meet was a very enlightening session, to be honest. हमारी pre-meet होती है जिसमें हम जो भी अपनी फाइनल टॉक में प्रेजेंट करने वाले होते हैं वो पूरा कंटेंट हम एज इट इज प्रेजेंट करते हैं. मनीष सर भी प्री-मीट में थे एंड ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव. ऑल द टीम मेंबर्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव. प्री-मीट के टाइम पर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी. बहुत सारी चीज जो अभी यहाँ भी नहीं डिस्कस हो पाती वो हमने वहां साहित्य के बारे में डिस्कस की थी. तो प्री मिड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. थैंक यू सो मच विधि, हम भी बहुत खुश है कि आप हम सबके साथ जुड़ी. अब आइए जानते हैं कि हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है उनको आपका टॉक कैसा लगा. सो आई रिक्वेस्ट श्री प्रेम शंकर सर टू कम एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज. बहुत बहुत धन्यवाद. और विधि जिस तरीके से विषय को रखा आपने, मुझे लगा कि जितना कुछ उसमें कहा जाना चाहिए था आप उसको बड़ी बेहतर तरीके से रखा. तमाम जो आयाम थे उसको आपने समेटा और कहा. क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, बीए मैंने हिंदी में ही किया है, क्योंकि उसके बाद मैं करीब 25 से 30 साल हो गए मुझे हार्डकोर जर्नलिज्म में आ गया. मैं पत्रकारिता करने लगा और पत्रकारिता की भाषा और एकेडमिक अगर आप हैं उसकी भाषा और उसमें लिखने पढ़ने का तरीका और इसमें पढ़ने लिखने का तरीका अलग होता है. फिर भी मैं एक पत्रकार के तरीके से कुछ चीजें अपनी बात रखूंगा. करीब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं बताऊंगा. बाकी आपने बहुत अच्छा बोला, भविष्य में आप और अच्छा बोले, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी अच्छा है. मैं डॉक्टर मनीष को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है युवा साथियों को कि कम से कम वो आकर एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति जो है, बहुत मुश्किल काम है अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वही बड़ा मुश्किल काम है. तो वो आपने प्लेटफॉर्म दिया है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसको एक सही तरीके से पेश भी कर सकते हैं. क्या जो आप सोचते हैं वो बोल भी सकते हैं. क्या मैं जानता बहुत कुछ हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैं अपना जो मैं कुछ जानता हूँ वो मैं बांट नहीं सकता, बता नहीं सकता, दूसरों को शेयर नहीं कर सकता, तो वो बेकार है. कुल मिला के ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है, जो एक उक्ति है वो भी उतना ही सच है. तो मैं एनालिसिस उसको बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि विधि ने ओवरऑल बहुत अच्छा बोला है. मैं जो आज आपको एक ऐसी खिड़की से दुनिया दिखाना चाहता हूं जो सीधी जाती है भारत की आत्मा तक, और वो खिड़की है हिंदी साहित्य. हिंदी साहित्य की खिड़की से भारतीय समाज, यही विषय है. मैं एक पत्रकार हूं. हर दिन सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की गलियों तक की जो कहानियां हैं वो देखता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ, लिखता भी हूँ. लेकिन सच बताऊं, जितना गहरा सच मुझे हिंदी साहित्य में मिलता है उतना शायद किसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करने में मुझे नहीं दिखाई पड़ता है. क्योंकि मुझे याद है, हालांकि आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा, मुंशी प्रेमचंद की कोई भी रचना आप उठा लीजिए और जब आप उसको पढ़ने लगते हैं तो आपको लगता है कि जब एक बार शुरू किया है तो उसको खत्म ही कर दिया जाए. आप बीच में उसको छोड़ नहीं सकते. छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि शब्दों की जो बुनावट होती है और जिस तरह से वो पूरी कहानी को लेकर चलते हैं, आपको लगता है कि आप उसको जी रहे होते हैं. सीधे लगता है वो घटनाएं आपके सामने हो रही. साहित्य का मतलब भी यही है. साहित्य जब तक आप उसको अपने नजदीक नहीं पाएंगे, अपने पास नहीं पाते हैं, तब तक लगता नहीं है कि वो आपको किसी भी तरीके से प्रभावित कर रहा है. आपको लगता है जब पढ़ रहे होते हैं, अरे हाँ हाँ ऐसा हुआ था, सही कह रहे हैं, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अरे मैं सोचता तो था लिख नहीं पाता था, अरे मुझे भी तो ऐसे ही लगता था. वो मुंशी प्रेमचंद जब लिखते हैं, जब उनको आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा आभास होता है. अब क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिंदी साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, हिंदी साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जीने के लिए है. ऐसा कहा जाता है ये दस्तावेज है हमारे समाज का, हमारे दर्द का, हमारे संघर्ष का और हमारी उम्मीदों का.
अब मैं जो कह रहा था ना आपको, किस सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और मुझे लगता है जब ये मैं 5-7 मिनट में इसको पूरा कर लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि पूरे विषय को कैसे बांध कर हमने चला है। क्योंकि एक 3 मिनट और 4 मिनट 5 मिनट की स्टोरी में मुझे पूरी कहानी कहनी होती है। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती होती है। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस विषय पर भी मैं अपनी बात रख रहा हूं। साहित्य समाज का आईना है, लेकिन उल्टा नहीं। कैसे? दोस्तों, एक बात हमेशा कही जाती है कि साहित्य समाज का आईना है, लेकिन ये सीधा सीधा आईना नहीं होता जो बस छवि दिखा दे। ये एक ऐसा आईना है जो समाज को वो भी दिखा देता है जो वो खुद से छुपा रहा होता है। और यही काम हिंदी साहित्य ने किया है, समाज को खुद का असली चेहरा दिखाया। उसी तरीके से आगे अगर बढ़े तो हिंदी साहित्य की शुरुआत और सामाजिक चेतना, थोड़ा सा हो सकता है कई बार विधि आपको लगे कि मेरी बात ही रिपीट हो रही है, लेकिन जब आप कोई विषय उठाते हैं तो कुछ चीजों का आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है रिपीट जैसा लगे वो कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन वो विषय की मांग होती है। और जब आप एक यात्रा की शुरुआत करते हैं तो पड़ाव पकड़ने पड़ते हैं। तो मैं उस पड़ाव को पकड़ूंगा, हो सकता है उसमें आपको लगे कि वो रिपीट हो। हिंदी साहित्य की यात्रा आदिकाल से शुरू होती है, जिसकी चर्चा आपने विस्तार से किया, मैं उसको छूते हुए चलूंगा। उस समय की साहित्य में वीरता, युद्ध, जैसा कि आपने कहा, त्याग की गाथाएं थी, जैसे पृथ्वीराज रासो। वो दौर देश के लिए मर मिटने का था और साहित्य भी उसी भाव में था। साहित्य हमेशा समाज में जो होता है वही नहीं होता, उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि भी होती है। कई बार पॉलिटिकल समय कैसा होता है और उस समय का जो शासन है, अब सरकार है, पहले शासन था जिसका भी, वो किस तरह का साहित्य चाहता है। वैसे भी तो लिखे गए हैं साहित्य, जो कि अब चीजें बदलाव का ये दौर है, कुछ चीजें बदल रही हैं कि साहित्य समाज का भी दर्पण होता है। कई बार जो समाज में नहीं हो रहा होता है वो शासक जो है उस वक्त का, या जो राजनीति उस वक्त की होती है, वो भी उस पर प्रभाव डालता है, कम डाले या ज्यादा डाले। तो जो हम बात कर रहे हैं आदिकाल की, उसमें वीर रस की जो आप बात कर रहे हैं वो उसमें वही था। पृथ्वीराज रासो उसमें सबसे बड़ा एक ग्रंथ था, उसको क्या। फिर आया भक्ति काल। अब साहित्य मंदिरों से निकलकर मन के भीतर चला गया। कबीर आए, तुलसीदास आए, मीरा आई। उन्होंने धर्म को सिर्फ कर्म कांड से हटाकर समाज सुधार से जोड़ा। कवि ने साफ कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या ये सिर्फ कविता थी? नहीं, ये तो सीधी टक्कर थी उस पाखंड से जिसने धर्म के नाम पर समाज को जातियों में बांट रखा था। वो जाति जो आज भी, अभी भी है, आज की राजनीति में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। फिर इस पर जब बातचीत होगी तो कुछ पॉलिटिकल हो जाएगा, या नहीं तो फिर आप जोड़ सकती है कि कैसे आज भी जातिगत सर्वेक्षण और ये सब को लेकर कैसे चीजें चल रही है, बात कब से चली आ रही है। तो अगर आप उसको जोड़ ले, समय और काल से जोड़ ले, तो अब तक तो ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। अब मैं दलित साहित्य की जब बात आएगी कि क्या दलित साहित्य सिर्फ दलितों ने लिखी या दलितों के उत्थान के लिए किन लोगों ने काम किया, खैर ये तो सीधी टक्कर थी उस पाखंड से जिसने धर्म के नाम पर समाज को जातियों में बांट रखा था। रीतिकाल की बात करते हैं, जहां साहित्य दरबारों में बंद हो गया, जिसकी चर्चा आपने कम इसलिए भी की जाती है। आप हिंदी साहित्य भी जब पढ़ेंगी तो जब हमने पढ़ा था, अब तो बहुत कुछ, क्योंकि 25 साल पुरानी बात हो गई, बहुत ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि इस विषय पर बोलना था तो मैंने कुछ टटोलने की कोशिश की, मैं इतिहास में किया, क्योंकि चीजें बदल जाती है, बहुत चीजें बदल जाती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। अब खासकर अगर आप पठन पाठन में हैं, आप लेक्चर देते हैं या आप प्रोफेसर बन गए तो ठीक है, क्योंकि उसी विषय को पकड़ना होता है। लेकिन आप जर्नलिज्म में चले गए या किसी और चीज में चले गए तो थोड़ा सा आपका, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हैं। एक बार आप जब घूमते हैं, दोबारा लौटते हैं अतीत में, तो वो चीजें आपको पकड़ में आती है। तो रीतिकाल पर चर्चा हमेशा से कम हुई है, इसमें कोई वो नहीं।
तो दरबारी कविता श्रृंगार, विलासिता, रूप और रस का युग रहा वो। ये साहित्य सुंदरता का गान करता था, लेकिन आम आदमी की पीड़ा से दूर हो गया। तो साहित्य का मतलब है, समाज का मतलब है आम आदमी। जब आम आदमी उसमें नहीं है तो उस साहित्य का मतलब नहीं, समाज का कोई मतलब नहीं। मैं उससे जोड़कर उसको देखता हूँ। यहाँ वही मोड़ था जहां साहित्य समाज से थोड़ा दूर चला गया था। आधुनिक युग की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद का जो क्रांतिकारी एक कदम था, वक्त की पाबंदी अगर ना हो तो मैं बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। फिर आया हिंदी साहित्य का सबसे ताकतवर दौर, जिसको आधुनिक युग कहते हैं, और इस दौर के नायक थे मुंशी प्रेमचंद, जिसकी चर्चा आपने भी की, मैं भी कर रहा हूँ कि जब उन्होंने होली को गोदान में रचा। वो केवल एक किसान नहीं था, वो उस समय का भारत था। गरीबी, शोषण, कर्ज, सामाजिक बेड़ियां, सब कुछ उस एक पात्र में समा गया। निर्मला ने दहेज की त्रासदी दिखाई, कफन ने गरीबी की क्रूरता। प्रेमचंद ने साहित्य को जमीन पर उतारा। उन्होंने दिखाया कि साहित्य सिर्फ दरबार या पाठशाला की चीज नहीं है, ये खेत, खलिहान, चूल्हा, चौका, जेल और जलियांवाला बाग तक फैला है। यानी कि किसी भी इंसान सुबह जगने से लेकर सोने तक की जो गतिविधि है, उसका लाइफ है, उसकी जीवन शैली है, वो साहित्य है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य की सबसे जरूरी शाखा, वो है दलित साहित्य। अब दलित साहित्य को आप न पहले बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, बहुत पहले, लेकिन जब बात उठने लगी तब उस पर लोगों ने थोड़ा सोचा, क्या समाज के सबसे दबे कुछ लोगों की आवाज साहित्य में पहले थी? ये सवाल उठे। नहीं, क्योंकि साहित्य भी उसी समाज का हिस्सा था जहां जाति का भेद, छुआछूत, पितृसत्ता सब कुछ मौजूद था। फिर आया दलित साहित्य, जिसने हिंदी साहित्य को झकझोर दिया। एक और है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठे, जिसके जिक्र आपने भी किया था, कि सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये एक आदमी की नहीं, एक जाति की कहानी है। जब वो लिखते हैं कि स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था या मरे जानवर उठाने पड़ते थे, तो हमें एहसास होता था कि भारत की आजादी कितनी अधूरी थी। शरण कुमार की जो अक्करमासी है, सूरजपाल चौहान, कौशल पवार, दया पवार, इन सभी की रचनाएं चीख है उस दर्द की जिसे हम पढ़कर भी अनदेखा कर देते थे। दलित साहित्य ने कहा, हमें दया चाहिए, बराबरी चाहिए, हमें सहानुभूति नहीं, सम्मान, अधिकार चाहिए। जब स्तरी ने कलम उठाई तो दलित नारी साहित्य, अब देखिए नारी और दलित, अब दोनों एक दूसरे को कैसे वो करते हैं कि अब जरा कल्पना इसको कीजिए कि एक दलित महिला और ऊपर से शोषण, दोहरा शोषण, एक जाति से, दूसरा लिंग से। जब उसने कलम उठाई तो साहित्य कांप गया। अनीता भारती, बबीता राव, सुशीला टागबोरे, नीलम शर्मा, रजनी तिलक के ये नाम हैं उस नई क्रांति के, जो हिंदी साहित्य को और भी गहराई मिलेंगे। जब कविता कहती है कि हमारी हड्डियां में भी वही लोहा है जो तुम्हारी तलवारों में है, तो ये सिर्फ शेर नहीं, क्रांति का उद्घोष है। दलित साहित्य और बाबा साहब अम्बेडकर की चेतना, क्योंकि दलित साहित्य बाबा अम्बेडकर के बिना अधूरा है जब तक उनका जिक्र ना हो, और इस साहित्य की आत्मा में बाबा साहब अम्बेडकर बसते हैं। उनका कथन है, मैं हिंदू पैदा हुआ पर हिंदू मरूंगा नहीं। दलित साहित्य ने इसे मशाल बना दिया। अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा, दलित साहित्य ने उसे समाज की जुबान में कह दिया। अब आइए, क्योंकि जब हम साहित्य की बात करते हैं तो अब हम डिजिटल दौर की बात न करें और डिजिटल दौर में साहित्य की बात न करें तो वो फिर होगा नहीं, क्योंकि ऑडियो वीडियो का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो उस साहित्य को हम यहाँ पर कैसे लेके आए? अब हम डिजिटल युग में जिस तरीके से जी रहे हैं उससे हम बच नहीं सकते, और क्योंकि सिर्फ किताबों पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता। हालांकि उसकी एक लिमिटेशन है, जो किताबों से सुकून है वो सुकून आप फेसबुक और मोबाइल से आप नहीं कर सकते। आप मोबाइल पर पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, पता नहीं कुछ लोग पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ सकता। रील्स और वीडियो ज्यादा देखते हैं, लेकिन सच कहूं साहित्य ने इस मंच पर भी जगह
बना तो ली है। यूट्यूब पर कविताएं हैं, इंस्टाग्राम पर शेर है, ब्लॉग्स, ऑडियो बुक्स है, दलित साहित्य हर जगह है। और ये जरूरी भी है। अब मैं आता हूँ अपने सेक्शन पे, साहित्य बनाम न्यूज पत्रकारिता। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन आज की जो मीडिया है जिस तरह की हेडलाइन बनाती है उससे कहीं ज्यादा, आप देखिएगा, आपको एक बढ़िया स्टोरी बनाने के लिए भी हम ढूंढते रहते हैं कि कहीं मुझे दो पंक्तियां किसी कवि की मिल जाए कि थोड़ा जो प्रभावशाली बना सके मेरी रिपोर्ट को। और उसमें मैं कमाल खान का नाम लेना नहीं भूलूंगा, हालांकि वो हमारे बीच में अब नहीं है। उनके हमेशा पीटीसी जो होती थी, पीटीसी मतलब पीस टू कैमरा, जो रिपोर्ट के अंत में कोई रिपोर्टर अपने आप को जोड़ने के लिए एक वीडियो डालता है, उसको पीटीसी कहते हैं, पीस टू कैमरा। तो कमाल खान अक्सर दो लाइनों की वजह से करते थे, वो या तो शेरो शायरी में हो या कविता में हो। तो मैं वही कह रहा था कि ज्यादा असर किसी कविता की दो लाइनें कर जाती हैं हेडलाइन के मुकाबले। एक बच्चा स्कूल में सबसे पीछे बैठता है क्योंकि उसकी जाति सबसे पीछे है, ये लाइन किसी रिपोर्ट से ज्यादा असर छोड़ती है। हिंदी साहित्य ने सवाल पूछे और कुछ जवाब मांगे हैं। क्या है? क्यों आरक्षण पर शोर मचता है लेकिन सदियों की विशेषाधिकारों पर नहीं? क्यों एक मंदिर में जाति पूछी जाती है? क्यों दलित की शादी पर खा पंचायतें बैठ जाती हैं? ये सवाल रिपोर्ट्स नहीं, कविता पूछ रही है और जवाब भी मांग रही है। खत्म कर रहे हैं डॉक्टर मनीष, बस बस। समय, साहित्य और सामाजिक बदलाव का जो अंतर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य को सामाजिक, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एकेडमिक सेशन में होते हैं तो थोड़ा सा एकेडमिक ही आपको बोलना पड़ता है, मुझे लगता है, वरना आप बोलने के लिए तो बिना वो का, मनीष सर आप जानते हैं मुझे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक को सामाजिक जागरण से जोड़ा। प्रेमचंद ने किसानों और जो स्त्रियों को मंच पर लाया, अज्ञे, नागार्जुन, धूमिल, इन्होंने साहित्य को राजनीति से जोड़ा और दलित साहित्य ने उसे क्रांतिकारी बना दिया। एक नई पीढ़ी, नई भाषा, वही संघर्ष। आज दलित यूट्यूबर, ब्लॉगर, स्टैंड अप कॉमेडियन तक सभी साहित्य की तरह समाज को आईना दिखा रहे हैं। हाथ से भी हथियार बन गया है कविता भी। क्या ये साहित्य सिर्फ दलितों के लिए है? नहीं, ये साहित्य हर उस शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए है जो बदलाव चाहता है। ये साहित्य सिर्फ दलितों की कहानी नहीं है, ये वो। कुल मिलाकर मैं आपसे बताऊं, संक्षेप कर बताऊं कि दलित साहित्य से थोड़ा सा इतर होके आए, स्थिति में बहुत सुधार आया है। अब स्थितियां बदली हैं और अब जो घटनाएं पहले देखने को मिलती थी वो उन घटनाओं में बहुत कमी आ गई है। शायद इसका एक बहुत बड़ा असर साहित्य है, इसका एक बहुत बड़ा असर है जो आधुनिक मीडिया भी है। मीडिया भी वक्त के साथ बदला और सोशल मीडिया के आ जाने से खास तौर पर आप दलित को या किसी खास वर्ग को दबा कुचला नहीं बता सकते। और साहित्य में अगर आप प्रॉपर जगह नहीं देते, क्योंकि अब साहित्य भी कौन लिख रहा है इस पर भी असर पड़ता है। उस वो दृष्टिकोण क्या है उसका, वो लिखने के पहले क्या सोचता है, क्या समझता है, उस पर भी असर पड़ता है। तो अब आपके पास तमाम वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पाबंदियां नहीं है। पहले अगर आपने साहित्य में दलितों को जगह दे भी दिया और आपने प्रकाशक के पास गया कि मुझे ये किताब छपवानी है, तो हो सकता है प्रकाशक आपसे आपके विचार से सहमत ना हो, ना छापे। लेकिन सोशल मीडिया ने ये जो बीच की दीवारें हैं उसको खत्म किया है। तो मुझे कुल मिलाकर लगता है कि जितना कुछ मैंने बोला है, फिर कभी मौका मिलेगा, डॉक्टर मनीष मुझे फिर मौका कभी देंगे तो उसको एक अलग नजरिए से देखकर इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जो आज विषय था उसमें मुझे लगा कि कुछ बिंदुओं को मुझे लाना चाहिए। और पत्रकारिता क्योंकि एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसको मीडिया के जरिए किसी न किसी माध्यम के जरिए लोगों तक रखिए क्या बदलाव हो गए हैं। थोड़ा सा पड़ा है, साहित्य का जो होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रील और ये यूट्यूब और ये आपका फेसबुक और इन सब चीजों में व्हाट्सएप पे सिमट कर रह गया है। इसको करने की जरूरत है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी का विकास हुआ नहीं। हिंदी अपने वैभव काल में है, उसका वैभव बहुत चारों तरफ फैला हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आप जैसे विद्यार्थी अगर होंगे विधि, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी इसका उत्थान होगा, विकास होगा और हिंदी और भी विकास इसका बहुत
अच्छे तरीके से होने वाला है। और डॉक्टर मनीष जैसे प्रोफेसर हो देश में और उनका नेतृत्व मिले, और आप जैसे मतलब, क्योंकि आप लोग युवा हैं, और युवा तो मैं खुद को भी मानता हूँ, लेकिन आप लोग हमसे ज्यादा युवा है, तो आप लोग करें। और डॉक्टर मनीष, आपको बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का प्रयास आप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसको कभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी लेके आइए कि जहाँ एक दूसरे से लोग मिलें और वहां पर अपनी बातें रखें, और उसका कोई ग्रैंड एपिसोड जो किसी ऑडिटोरियम में, किसी खुले मंच पर हो, जहाँ दुनिया आपको और देखे। बहुत बहुत धन्यवाद।